A very good evening, everyone. Today we shall be discussing about the हड़प्पन टाउन प्लानिंग. सभी को नमस्कार. आज हम लोग हड़प्पन नगर नियोजन पर बात करेंगे. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब मेन एक्चुअल पॉइंट पे आने से पहले, एक्चुअल हमारा टॉपिक है टाउन प्लानिंग, उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आप लोगों से. सबसे पहले तो आप इस नक्शे को देखिए, इसलिए क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, खासकर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको हमेशा ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी. इससे पहले की भी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये एक ट्रायंगुलर रीजन है. ये मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है. और ज्योग्राफी इज की टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. We should always recapitulate the geographical location of the important sites first, so that the geographical areas remain intact in our mind. तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए. तो एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, आज की जो वीडियो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ना सिर्फ हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमें अपनी धरोहर पर गर्व करने का भी मौका देती है. आज जो हम बातें डिस्कस करेंगे उसमें हमें गर्व भी होना चाहिए. भारत के विषय में क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि भारत एक असभ्य समाज वाला राष्ट्र है. हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि पास्ट में इस तरह की बातें बोली गई हैं. हमें जानना चाहिए कि इस तरह की बातें देश के बारे में हुई हैं, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, या कुछ मिथक हैं तो उनको दूर कर सकें, अगर कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं तो उनको तोड़ सकें. पहला ये कि भारत एक असभ्य समाज है. असभ्य क्यों? क्योंकि पाश्चात्य अर्थात वेस्टर्न वैल्यूज़, वेस्टर्न मूल्यों से अलग है ये समाज. यदि हम इसी पैमाने पर आगे बढ़ेंगे तब दुनिया का कोई भी सभ्य समाज या संस्कृति इसके पैमाने पर खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि समय, परिस्थिति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समाज में परिवर्तन स्वाभाविक होता है. एक तो ये बात. दूसरी, साफ सफाई की हमारे देश में कमी है. ये बाहर का व्यक्ति तो बोलता ही है, हम लोग भी बोलते हैं. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आज अगर अस्वच्छ माहौल में रह रहे हैं तो मेरी इस बात को आप ये मान लें कि नहीं, हम स्वच्छ हैं. स्वच्छता का जो भाव भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है, उसे हमें अप्रिशिएट करना है, और ये भी सोचना है कि क्या वो कारण रहे हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर हो गए, अपने ही मूल्यों से दूर हो गए. तो मैं ये भी बताऊंगा कि साफ सफाई की ऐसी कोई कमी राष्ट्र में नहीं रही है, यह बाद में भी हुई है इस तरह की दिक्कत. फिर तीसरी बात ये मानी जाती है कि ये एक ऐसा देश है जो व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसे हम पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन बोल सकते हैं, में बहुत पीछे है. यानी हमारा देश इस चीज़ में बहुत पीछे है. चौथा, यह एक ऐसा देश है जहां नगरों एवं नगर नियोजन अर्थात टाउन्स एंड टाउन प्लानिंग का बहुत अभाव है. मतलब हमारे देश में एक तो शहर नहीं थे, और जो शहर थे वो अनप्लैन्ड थे या इल प्लैन्ड थे. सही तरह से उसकी प्लानिंग नहीं हुई थी. तो हम ये देखेंगे कि ये सभी मिथक हैं, अर्थात कहीं न कहीं कुछ सच और कुछ गलतियां भी हैं इसके अंदर, मिथ्स हैं, और ये रूढ़ छवियों से आप्लावित हैं. रूढ़ छवियों का मतलब होता है prejudices, stereotypes. They are flooded with occidental stereotypes. पाश्चात्य सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से ये चीज़ें ग्रसित हैं. ठीक, तो मैंने मेनली दो बातें बोली कि एक तो थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन पे आप ध्यान दीजिए, और दूसरा कि भारत के विषय में कुछ मिथक हैं
जिसको आज हम हड़प्पन टाउन प्लानिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कौन कौन सी फेमस साइट्स हैं जिसको हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे आज। एक ये हड़प्पा है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, पाकिस्तान का पंजाब एरिया है, इंडिया का बॉर्डर इसमें क्लियर दिख रहा है, ठीक। दूसरा है मोहेंजोदारो, ठीक, इसकी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे जगह है लोथल, इसमें मैप में नहीं दिख रही है लेकिन इसकी बात करेंगे। और इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर, यहाँ पे मांडा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक। और यहाँ पे दाइमाबाद, ये आपको दिख रहा होगा दाइमाबाद। और जो इसकी पूर्वी सीमा है यहाँ पर दिख रही है, ये है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, पहले मेरठ जिले में आता था, ठीक। यहाँ पे शोरटू है, ये अफगानिस्तान में शोरटू गई, ये इसमें विजिबल नहीं है। तो ये कुछ मेन मैप्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है, मतलब ये कोई एक्चुअल इमेज नहीं है वहाँ की, ये एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है जिसको एविडेंसेस के आधार पे बनाया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करिए और इसके कुछ की फीचर्स को समझने की कोशिश करिए। एक बार मतलब 10 सेकेंड्स में आपको देता हूँ, एक बार आप देखिए इसे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसके अंदर कुछ फीचर्स को लोकेट किया होगा जो इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, हम टाइम पीरियड जिसकी बात कर रहे हैं वो 2700 BC का है, 2700 BCE, बिफोर करंट एरा, ठीक, यानी लगभग 5000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, आप में से कई लोगों का दिमाग इस बैलगाड़ी पे ज़रूर गया होगा, मेरा तो गया था। इससे क्या चीज़ क्लियर होती है? इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी चौड़ा है, कि इसके अंदर बैलगाड़ियाँ भी आ जा सकती हैं, एक इधर से आएगी, एक उधर से जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो पाएंगे कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर खिड़कियाँ हों स्ट्रीट्स के पास, कहीं पर कोई खिड़की नहीं। आप देख लीजिए, दरवाजे तो हैं, खिड़की नहीं है, इधर भी नहीं है, कहीं नहीं है खिड़कियाँ, देख रहे हैं ना आप, खिड़कियाँ कहीं भी नहीं हैं। अब ये क्यों, सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्यों। खिड़कियों का ना होना दो चीजों को जाहिर करता है। एक, नंबर 1, नो विंडोज से दो चीजें क्लियर होती हैं, एक प्राइवेसी, ठीक, और दूसरी सेफ्टी। समझ रहे हैं आप? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक तो प्राइवेसी है, विंडोज नहीं है, ताका झांकी नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति बाहर का नहीं देख सकता। प्राइवेसी आज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में लोग उस ज़माने में भी सोच रहे थे, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा, सेफ्टी, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि जो दरवाजे भी हैं वो 1 या 2 हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बाहर निकलने के रास्ते नहीं है। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, स्ट्रीट्स पे जा सकते हैं, तो वो भी उस तरह से नहीं है, ठीक है, उसका भी एक ध्यान इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, फिर कुछ और चीज़ें जिस पर हम डिस्कशन करते हैं इसी पिक्चर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। आप लोगों का ध्यान गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्टोरी है, पहली मंजिल जिसको ग्राउंड फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ठीक, ये है। एक और चीज़ देखिए, हमें एक्चुअल एविडेंसेस ऐसे नहीं मिले, हमें तो सिर्फ नीचे के एविडेंसेस मिले हैं, बेसिस के मिले हैं, पिलर्स जहाँ पर हैं। हमें ये
सीढ़ियां मिली हैं। अब सीढ़ियां जब अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली लोग या तो छत पे जाते होंगे या फिर ये डबल फ्लोर का है। ठीक है भाई, ग्राउंड फ्लोर पे अगर घर है और वहां सीढ़ियां बनी है, इसका मतलब लोग ऊपर भी जाते होंगे, ऊपर भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। तो सीढ़ियों का मिलना ये दिखाता है कि डबल स्टोरीज थे, डबल स्टोरी के मकान वहां हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है और इधर व्यक्ति एक नहा रहा है ये, और बाथरूम घर के अंदर की तरफ है, बाहर नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, प्राइवेसी का मामला है पूरा। अंदर, घर के अंदर बाथरूम है और घर के अंदर ही कुआं है। पानी भी अपने घर का पिएंगे हम, पानी भी अपने घर का पिएंगे, किसी दूसरे का घर का नहीं। ये भी एक कंसर्न है। दूसरा, नहाएंगे अपने घर के अंदर, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स भी हैं। इस पिक्चर के अंदर वो चीज़ विजिबल नहीं है, अभी मैं आगे की स्लाइड्स में बात करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ की, लकड़ी का भी काफ़ी प्रयोग किया गया है। ये देखिए, जो बीम बनी हुई है लकड़ी की है, ये देखिए, ये सब वुड की है। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पेरिशेबल मटेरियल है, यानी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो ये मिलेगी भी नहीं आसानी से जल्दी से। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू हम ये समझ पाए हैं कि वहाँ का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कैसा रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक इंप्रेशन है आर्टिस्टिक। ओके, लेट्स मूव। तो जो हड़प्पन सिटीज़ थी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो आपकी मोहनजोदारो है, ठीक, हड़प्पा है, कालीबंगन है, सुरकोटदा है। ठीक है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में है हमारे, और सुरकोटदा गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये मेन सिटीज़ हैं। यहाँ पे बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते थे। ठीक है, अंदर आने और जाने वालों पर भी निगरानी रखी जाती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन भी करते थे लोग। फोर्टिफिकेशन का मतलब, जैसे ये एक नगर है, इसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देना, डिफेंस वॉल बना देना, ये चीज़ हड़प्पा के ज़माने से है, यानी सेफ्टी का भी कंसर्न उनको रहता था। ठीक है, जैसे हमारे घरों में एक मेन गेट होता है, वहाँ से एंट्री होती है, ऐसे तो होती नहीं कि हमारे घरों में 50-50 गेट होते हैं, कहीं से भी कोई आए जाए पता न चले। तो उसी तरह से शहरों के अंदर भी गेटवेज हुआ करते थे, और वो लोग फोर्टिफिकेशन भी करते थे, ताकि यानी सुरक्षा का उनको पर्याप्त भान रहता था, ध्यान रहता था। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए, 5 सेकेंड्स। ओके, ये अब हिस्टोरियन से बताते हैं कि ये एक एडवर्टिजमेंट है। इसके आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, कुछ चीज़ों में हमें हिस्टोरियंस की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने लायक है वही संख्या शुरू यहाँ से हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उल्टा चल रहा है। आज की अगर हम भाषाओं की बात करें तो ये भाषा आप लोगों ने देखी होगी, ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, शायद गलत हो थोड़ा सा। ठीक, ये भाषा उर्दू है, फारसी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। हम यहाँ बाएं से शुरू करके दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी इसी तरह की भाषा लिखा करते थे, यानी यहाँ से शुरू होते थे। ओके ओके, तो ये जो साइन बोर्ड है ये हमें मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है, भारत के राज्य गुजरात में। जो स्टार्टिंग का मैप है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो स्टार्टिंग के मैप में आपको धौलावीरा की लोकेशन में दिखाने की कोशिश करता हूं। धौलावीरा यहाँ पर है, ये दिख रहा है। ठीक है, धौलावीरा ये रहा, दिस वन इज धौलावीरा। फाइन, ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो धौलावीरा में ये साइन बोर्ड मिला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप साइन बोर्ड के मिलने के कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो कमर्शियल सिटी रही होगी, ठीक है, इस चीज़ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, धौलावीरा वाज अ कमर्शियल सिटी। दूसरा, वो लोग भी इस चीज़ को समझते थे कि हमें अगर लोगों को आकर्षित करना है तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। और दूसरा, ये लिटरेसी, यानी लोग पढ़े लिखे हैं, इसका भी बताता है लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें 10 सिंबल्स हैं और सबकी मेजरमेंट देख लीजिए, 37 सेंटीमीटर ऊंचा और 25 से 27 सेंटीमीटर वाइड है।
ठीक है, अब इसके अंदर कोई नाम या टाइटल है, चूंकि इस लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ पाए हैं तो इसके बारे में अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बस ये हिस्टोरियंस आर ऑफ ओपिनियन दैट दिस वाज द साइन बोर्ड। लेट्स मूव फर्दर। अब बिल्डिंग्स पे बात करते हैं कि किस तरह का मटेरियल वो लोग यूज़ किया करते थे, तो उस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये लोग ब्रिक्स यूज़ करते थे स्टार्टिंग में। जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी मुल्तान से पंजाब में, तो मुल्तान से लाहौर, तो उन लोगों ने जब खुदाई करी तो नीचे से उनको पकी हुई ईंटें मिली, बर्न ब्रिक्स। तो वो सिमिलर साइज़ की थी और काफ़ी उनका जो रेशो था बिल्कुल सही था और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जो बिल्डिंग मटेरियल वो यूज़ करते थे वो था मड ब्रिक एंड किल्न फायर ब्रिक। किल्न का मतलब होता है ईंट का भट्टा, ईंट का भट्टा, ईंट भट्टा। आप लोग अगर दिल्ली शहर से बाहर की तरफ जाएं, चाहे हरियाणा की तरफ जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, तो बहुत बड़े बड़े ईंट के भट्टे नज़र आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, देखने में कुतुब मीनार जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप बड़े बड़े शहरों से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी आग उगलते हुए भट्टे नज़र आएंगे। आग उगलते हुए भट्टों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा शहर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, दिल्ली से आप बाहर निकलिए, चाहे आप इधर दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाइए, चाहे यूपी की तरफ जाइए, आपको बहुत बड़े बड़े भट्टे नज़र आएंगे और बहुत फ्रीक्वेंट नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और वो लोग सरकंडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सरकंडों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे। ड्रेस्ड स्टोन का मतलब है यहाँ पे पत्थरों को आकार देकर, इसको वो आकार देते थे, पत्थरों को आकार देते थे, पत्थरों को आकार देना, आकार, पत्थरों को आकार देते थे। इसके अलावा डोर्स और जो विंडोज थी वो शायद लकड़ी और मैट्स की बनी रही होंगी। जो भी डोर बनाते थे या विंडोज बनाते थे उनको लकड़ी और मैट्स, चूंकि लकड़ी और मैट दोनों ही पेरिशेबल आइटम हैं, ठीक है, तो जो चीज़ पेरिशेबल होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और जो फ्लोर्स हुआ करते थे वो हार्ड पैक्ड यानी मिट्टी का प्लास्टर होता था। धरती पर जो मतलब जो घरों की फर्श होती थी वो मिट्टी को खूब पीट कर उसको बराबर कर देते थे, हार्ड कर देते थे और उसका वो लेप लगाते थे, उसको ऊपर लेप लगा देते थे। तो एक तरह से हार्ड मिट्टी का वो उस पर लेप लगाते थे। और जो ड्रेन्स होती थी वो सब बेक्ड ब्रिक्स की बनी होती थी। जो नालियाँ बनी होती थी घरों के आसपास वो सारी ही पकी ईंट की होती थी या फिर वो पत्थरों की होती थी। देखो, कच्ची ईंट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ख़राब हो जाएगी, इतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, जो रूफ होती थी यानी जो छत होती थी वो वुडन हुआ करती थी, वुडन बीम से होती थी और उसके ऊपर सरकंडों का और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। जैसे हमारे गाँवों में आज के 30, 35, 50 साल पहले यूज़ किया जाता था, बिल्कुल सेम वही टेक्निक यूज़ करते थे वो। अब उसके अवशेष ज़्यादा इसलिए नहीं मिले क्योंकि मिट्टी और जो वुड है वो पेरिशेबल है, मिट्टी उड़ जाएगी और लकड़ी जो है वो सड़गल के हट जाएगी वहाँ से। तो इसलिए ये मटेरियल आपको याद रखना है। जब भी आप टाउन प्लानिंग की बात करेंगे आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि किस मटेरियल को लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की। अब एक्सकवेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी या तो प्राइवेट हाउसेस होते थे यानी किसी इंडिविजुअल का मकान था, या फिर वो बहुत बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, या फिर वो पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते थे। प्राइवेट हाउसेज मतलब मैं छोटे मकानों की बात कर रहा हूँ। लार्ज हाउसेज यानी जो बड़े लोगों के मकान हुआ करते थे, संभ्रांत लोगों के मकान हुआ करते थे। नोबिलिटी अगर उसकी कोई भी रही होगी, पॉलिटिकली जो पावरफुल लोग रहे होंगे तो ऑब्वियसली बड़े घरों में रहेंगे, ठीक है, वेस्टर्न टाउन में रहते रहे होंगे। और जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे यानी जो पब्लिक यूज़ के लिए थे, चाहे वो ग्रेट बाथ है, चाहे वो ग्रैनरी है, इस तरह का वो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनते थे। और जो डोरवेज और जो विंडोज़ थे वो कभी भी बाहर की तरफ मेन स्ट्रीट में नहीं खुलती थी, जबकि वो बाई लेन्स में ही खुलती थी, यानी गलियारों में खुलती थी, मेन रोड पे नहीं खुलती थी। सेफ्टी और प्राइवेसी का कंसर्न, ये पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख लीजिए दोबारा से, ठीक, ऊपर का मिट गया, सॉरी, लीजिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो डोर्स हुआ करती थी वो वुडन फ्रेम यानी जो
खांचे होते थे, जो चौखट होती थी सब लकड़ी की बनती थी, जैसे आज हम बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही सब चीज़ें हैं। ये एक रफ मैप है, इसको आप बार बार रेफ़र कर सकते हैं वहाँ पे, इसको समझने के लिए कि कहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे जो मेन स्ट्रक्चर है उस पर मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका। ये है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, ये है ग्रैनरी, अन्न भंडार, अन्न का भंडार, अन्न भंडार, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर पे आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। हम पब्लिक बिल्डिंग्स की अगर बात करेंगे तो इस पर बात ज़रूर होगी। ओके, अब एक बहुत रिमार्केबल फीचर रहा है टाउन प्लानिंग में जब हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो मोहनजोदारो का जिक्र बहुत बार बार आता है। मोहनजोदारो, इसकी मैं लोकेशन फिर याद दिलाना चाहूँगा आपको। सिंध, पाकिस्तान में एक एरिया पड़ता है सिंध, सिंध में मोहनजोदारो, ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मोहनजोदारो है। और मोहनजोदारो में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, आपके सामने एक एग्जांपल है, ये ग्रेट बात है, यहाँ पे विशाल स्नानागार है, ठीक है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग्स में से है, सबसे ज़्यादा सुंदर और आश्चर्यचकित करने वाली बिल्डिंग्स में से एक है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। यानी कम्युनिटी वो बेदिंग के लिए सामुदायिक रूप से जब लोग स्नान करते थे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा होगा। इसके थोड़ा कुछ रिमार्केबल फीचर्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। ये है कि ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी ये जो है ये लंबाई है 12 मीटर की, 12 मीटर, ये है 7 मीटर, और ये जो गहराई है ये 3 मीटर है। बच्चों इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, 12, 7, 3, ये आप याद रख लीजिए। आपको जब आप फैक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पेपर चेक करने वाले लोगों पर इसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर खुशी होती है इस तरह की चीज़ें देख के, ठीक है। ओके, अच्छा, और जो पानी आता था इसका, ये 3 बड़े बड़े कुओं से आता था, जो बगल के कमरे, यहाँ कमरे बने हुआ करते थे और यहाँ पर वेल्स हुआ करते थे, वेल्स, कुएं, ठीक है। इन कुओं से पानी सप्लाई होती थी इसके अंदर, और यहाँ पर आसपास बाथरूम बने हुए थे, इधर ये बाथरूम बने हुए थे, और इन बाथरूम्स में लोग अपने कपड़े बदलते रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेट ऑफ रूम्स हुआ करते थे, और स्टेयरवेज हैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की तरफ से, यहाँ से उतरने के लिए, यानी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए इन्हीं सीढ़ियों की मदद से लोग जाया और आया करते थे, ठीक है। सीधे तो कोई जंप नहीं लगा देगा, स्विमिंग पूल तो ये है नहीं, आपको स्टेयर्स होनी चाहिए, नहीं तो इसमें व्यक्ति के डूबने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसका भी उन लोगों ने ध्यान रखा हुआ था। और याद रखना कि जो ग्रेट बाथ है उसको लोग यूज़ करते थे रिचुअल बेदिंग के लिए। रिचुअल बेदिंग का मतलब अनुष्ठानिक रूप से, ये नहीं कि रोज रोज कोई नहाएगा। जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो साल में कभी एक बार, या कब कोई मनौती मान लेते हैं, कोई मन्नत मांग लेते हैं, तब हम लोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते इस चीज़ को ना। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है भारतीय समाज में, ये कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम्स में भी प्रेवलेंट रही होगी। अदरवाइज इस तरह के स्ट्रक्चर्स की हमें कोई एग्जैक्ट और इसके अलावा यूज़ नहीं समझ में आता। ये एक रिचुअल पर्पस के लिए ये चीज़ करी गई होगी, ठीक है। Okay. अच्छा, ग्रेट बाथ के जस्ट वेस्ट में मैं आपको एक मैप दोबारा याद दिलाना चाहूँगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये है ग्रेट बाथ, ठीक, और इसी के वेस्ट में यहाँ पर देखिए ये ग्रेट बाथ है, ये इसका वेस्टर्न साइड है, ठीक है, ये वेस्ट है। यहाँ पर ग्रैनरीज हैं, ये पिलर्ड हॉल हुआ करते थे, ठीक। और यहाँ पर ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे नगर में कभी भोजन की कमी ना हो, अन्न की कमी ना हो, तो यहाँ पर जो चीज़ स्टोर करी जा सकती है, जो ग्रेन्स हैं, चाहे वो राइस तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं होता था, ना के बराबर गेहूं का स्टोर करते रहे होंगे या बार्ली का स्टोर करते रहे होंगे, ठीक है, जौ का इस्तेमाल करते होंगे, गेहूं और जौ का वो लोग स्टोर करके रखते थे यहाँ पे। और याद रखना टाउन प्लानिंग में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग घर प्लान करते हैं तो किचन बनाते हैं और किचन में स्टोरेज भी होती है। बिना स्टोरेज के अगर आप किचन बना रहे हैं, इसका मतलब आप तैयारी में नहीं
नहीं है। देखिए कोई भी मुसीबत पड़ेगी तो आपके पास खाने के लिए तो भोजन होना चाहिए ना। आजकल देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में 2-3 महीने का तो राशन हो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। भारत में आज भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आप लोग जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बड़े बड़े गोदाम होते हैं और वहाँ पर अन्न को रखा जाता है, और जब भी कभी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या कोई समस्या होती है तब उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रैनरीज की हम बात करते हैं ज़रा। ये लोग जो ग्रैनरीज थी ये 27 ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक वर्क हैं, 27 इसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ये मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ के वेस्ट में है, पश्चिम में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरिंग होती थी ग्रेन्स की, और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हड़प्पा में भी मिलते हैं, कालीबंगन में भी हैं, लोथल में भी हैं। इससे इन लोगों की दूरदृष्टि का पता चलता है कि इन्हें पता है कि भविष्य में हो सकता है कि भोजन की दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो उससे बचने का भी ये लोग प्रयोग करते हैं इस तरह का। ये एक बहुत बड़ी बात है, उस ज़माने की बहुत बड़ी क्रांति है ये। ठीक है, इसके बिना नगर नियोजन नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे टाउन प्लानिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है डॉकयार्ड। लोथल का डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदी, गोदी या बंदरगाह, बंदरगाह। इसको आजकल हम बोलते हैं डॉक यार्ड या शिप यार्ड। ठीक है, बम्बई या कलकत्ता, यहाँ पे शिप यार्ड्स हैं, विदेशों से सामान आता है यहाँ उतरता है। ठीक है, उसी तरह गुजरात राज्य में गुजरात राज्य में मैंने पहले भी लोकेशन आपको बता दी है, गुजरात राज्य में लोथल है, लोथल। वहाँ पर भोगवा नदी के किनारे जहाँ पे सागर मिलता है, नदी और सागर मिल रहे होते हैं, उसी के पास इन्होंने एक डॉकयार्ड बनाया होता है। डॉकयार्ड की जो लंबाई है वो 223 मीटर की है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। जस्ट अ मिनट। इसकी जो लंबाई है वो है 223 मीटर की, 23 और 35 मीटर जो है इसकी विड्थ है, और इसकी गहराई 8 मीटर की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो लंबाई है ये लंबाई है 223 मीटर। ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये है इसकी 35 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो है 8 मीटर। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि यहाँ पे जहाज़ आते थे, कि चौड़ाई लंबाई देख के अंदाज़ा लगता है कि एक बंदरगाह है। ठीक है, और इसके अंदर पानी बाहर निकलने का जो एक्स्ट्रा वाटर हुआ करता था वो यहाँ से निकलता था, एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से निकल जाता था। ठीक, अब हम स्ट्रीट्स पे आते हैं और ड्रेन्स पे आते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये जो बीच में है ये है नाली यानी ड्रेन्स। ठीक, और एंगल पे अगर हम बात कर लें तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे नालियाँ एक दूसरे को काटती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एक फीचर है। तो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर द स्ट्रीट्स एंड द साइड लेन्स इक्विप्ड विद द ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, और ये मैं बताऊं जो इनके गांव थे उन गांवों में भी ड्रेन्स प्रॉपर थी, इसी तरह होती थी। ठीक है, ये आप जान लीजिए। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। मैं दोबारा से वो डिग्री दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को कट करती थी। ठीक, और प्रॉपर इसमें स्पेसिंग होती ताकि इसकी रेगुलर साफ सफाई हो जाए। और देखिए अब तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले इसको ढक कर भी रखा जाता था, नालियाँ ढकी होती थी, ये नहीं कि खुली रहें। ये तो एक्सकवेशन हुआ और उसकी वजह से सब चीज़ें ऐसी हो गई, और समय के साथ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आप जानते ही हैं। अदरवाइज सब चीज़ें ढकी हुआ करती थी, नालियाँ ढकी होती थी, इनको स्वच्छता का पूरा भान था।
जानते थे कि ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे। नो एनक्रोचमेंट ऑफ स्ट्रीट वॉज सीन, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं। आजकल आप देखते हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं वो सक्रिय होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं। लोग घर बनाते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ के बनाते हैं, सरकारी ज़मीन पे या व्यक्तिगत सामुदायिक ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह की कोई भी चीज़ लोगों के दिमाग में नहीं थी। ये सिविक सेंस दिखाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी दिखाती है। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए, ठीक। और जैसा मैंने पहले बताया, छोटे जो टाउन्स हुआ करते थे और जो विलेजेस होते थे वहाँ पर भी बड़ा इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है। इसका मतलब ये है पीपल हैड अ ग्रेट सिविक सेंस और फॉर सैनिटेशन एंड केयर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बर्न ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक ड्रेन्स स्मॉल। देखिए ये पक्की ईंटों के हैं, ये सारा पक्की ईंटों का बना हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत रिमार्केबल है, जिसको मैं बताना चाहूँगा, एक लर्निंग है हमारे लिए। दुनिया की सबसे प्राचीनतम मल निस्तारण व्यवस्था, लैट्रिन्स, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, जो भी आप बोले इन्हें, ये भारत में थे। आज दुनिया के कई देश मजाक उड़ाते हैं कि भारत में लोग ओपन डिफिकेशन करने के लिए मजबूर हैं। और वैसे तो अभी बातें कुछ सालों में बिल्कुल भूतकाल की बातें हो जाएंगी, इतिहास में लुप्त हो जाएंगी। लेकिन यस, बहुत आज के 7-8 साल पहले ये ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी। गांवों में लोग मजबूर थे इस चीज़ के लिए। देश के नेताओं ने, देश के नीति निर्माताओं ने इस चीज़ पर ध्यान दिया, माना थोड़ा लेट दिया, लेकिन दिया ज़रूर। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, वो लोग वॉशरूम्स में को यूज़ करते थे। उस ज़माने में तो कोई अमिताभ बच्चन भी नहीं थे, उस ज़माने में एक्टर्स भी नहीं थे जो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, उन्हें खुद इस बात की सेंस थी, ठीक है। तो वॉशरूम्स हुआ करते थे। ये मैंने एक इमेज डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये बैठने का स्थान है यहाँ पे, ठीक है। और एक ड्रेन यहाँ से थी, यहाँ से चीज़ें कनेक्ट होती थी मेन ड्रेन में, और सारा गंदा पानी और सॉलिड वेस्ट सब बाहर लोगों घरों से चला जाता था। और लोग एक स्वच्छ वातावरण में रहते थे। स्वच्छता कितनी बड़ी चीज़ है वो आज के ज़माने में हम बहुत अच्छे से समझते हैं। खान पान, आचार व्यवहार हमारा स्वच्छ होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमारे देश की सभ्यता में पिछले 5000 सालों से है। हमें भूलना नहीं चाहिए इन चीज़ों को। तो ये एक जो आज हमारी क्लास थी टाउन प्लानिंग पे, उसमें आप माइक्रो नोट्स बनाइए इस पीपीटी के थ्रू, इस ऑडियो लेसन, वीडियो लेसन के थ्रू। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट टाइम होमवर्क भी देने की कोशिश करूँ, ठीक है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट करिए और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।